तो अगर तुम्हें पता है तो रिवीजन हो जाएगा, तो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार समझ लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing from an area, number of electric field lines passing from an area। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। सिंपल मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, एकदम सिंपल। सपोज करो कि ये कोई एरिया है और मान लो कि यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? दो। उसी तरीके से मान लो कि ये कोई एरिया है और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स कितना है? फ्लक्स कितना है? दो। अपने को इससे मतलब नहीं है कि ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, या ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और निकालते कैसे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, या फिर हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। यहां पे ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए यहां पे इंपॉर्टेंट है। ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर। ए का क्या मतलब होता है? एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर बेसिकली होता क्या है? सपोज करो कि ये कोई सर्कल है, मान लो कि ये कोई सर्कल है और जिसका रेडियस है आर। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस सर्कल का एरिया वेक्टर लिखो, तो आप एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे? ध्यान से देखना। एरिया, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। और याद रखना एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर के कैप। तो ये तो एरिया है और ये डायरेक्शन है। उसी तरीके से मान लो मैं तुम्हें पूछता कि मान लो एरिया ये है, मान लो रेडियस है आर, और आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो इस केस में आप एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे? पाई आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन क्या होती है? आई कैप। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया वेक्टर। तो याद रखना एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जो एरिया वेक्टर होता है ना, वो परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। ठीक है, और एक और चीज इस थीटा के बारे में याद रखना। किसके बारे में? एक चीज याद रखना इस थीटा के बारे में, कि ये थीटा कौन सा एंगल है? थीटा है आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। याद रखना, वापस बोल रहा हूं, ये थीटा कौन सा एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। आया तुम्हें समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए। एक और तरीका क्या है? ई ए कॉस थीटा। ए क्या होता है? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। तो जो आपका एरिया वेक्टर होता है that will be perpendicular to the area। नहीं वो मित्र, टाइम के एस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करना है? नहीं करेंगे। वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा, ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। यहां पे कुछ मतलब नहीं है। यहां पे अगर तू फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेगा तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा, पर वो नहीं है, यहां पे कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है? ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। और एरिया वेक्टर कैसे निकालते? ध्यान से देखो ऐसे। तो एरिया मतलब एरिया कितना है इनटू डायरेक्शन कितनी है। ठीक है, और याद रखना ये थीटा कौन सा एंगल होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है। आप चाहो तो लिख लो ये, वरना आई होप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा, और नहीं लिखा हुआ हो तो मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें नोट्स भेज देता हूं, लिख लेना वहां से। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम इज परपेंडिकुलर टू अ सर्कल। Electric field of 20 Newton per coulomb is perpendicular to a circle of radius 2 meter. Find electric flux through circle। तो आपको बताना है कि उस सर्कल के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। सोचो कैसा आएगा इसका आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम is perpendicular to a circle of radius 2 meter. Find electric flux through circle। तो आपको बताना है कि उस सर्कल के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। सोचो।
कितना आएगा देवांश, कितना आएगा? श्रेया कितना आ रहा है? हेतल, ऋषिता, लगाओ दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम is perpendicular to a circle of radius 2 मीटर। ध्यान से श्रेया, ध्यान से पढ़ क्वेश्चन। is perpendicular to a circle, तो ये एक सर्कल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। आया समझ में? और ये अगर सर्कल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देख, सर्कल के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी कहां होगा? इधर ही होगा। तो एरिया वेक्टर भी कितना हो जाएगा अपना? पाई इंटू 2 का स्क्वायर। और ध्यान से देखो दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना है? 0। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 20, एरिया आपका 4 पाई कॉस 0 1। ये आ गया आंसर। देवांश अब इसको याद रखना, अब मत भूलना इस लाइन को, अरे है ना? सर, अब अगर उसके कर्व निकल रहा है तो 0 होगा। क्या 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 क्या? सर, अगर उसके कर्व जो सिलेंडर है, अगर सर्किल की जगह सिलेंडर लें और उसमें कर्व सरफेस एरिया से निकल रहा है तो 0 होगा। नहीं नहीं, उस पे मैं आता हूँ, वो क्लोज सरफेस है। अब अपन अभी क्लोज सरफेस पे पहुंचे नहीं है, मैं उस पे आता हूँ, उस पे आता हूँ, है ना? बस अच्छा, एक तो ओके, ये स्टेटमेंट और एक और ये ठीक है स्टेटमेंट भी सर। तुम्हें बहुत बहुत परेशान करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम इज पैरेलल टू अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर, फाइंड फ्लक्स। अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम इज पैरेलल टू ए स्क्वायर। तो मान लो कि ये कोई स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, तो अब एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। तो अब आपका एंगल कितना है? 90। तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो ये लाइंस प्लीज याद रखना, वरना फ्लक्स का क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा तुम्हारे। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं? कि कोई डाउट है? अब कोई डाउट है तो तुम पूछ लो, ये तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम makes angle of electric field of 20 Newton per coulomb makes angle of 30 degree with a square of area 1 मीटर स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, सेल्सियस नहीं 30 डिग्री, विथ स्क्वायर ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्क्वायर के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। सोचो। एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्क्वायर के साथ 30 डिग्री बनाता है। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कितना है? 30 डिग्री। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा? अपने को कौन से एंगल से मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। मतलब ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, एरिया 1 है, कॉस 60 हाफ है, तो आंसर आएगा 10 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। भूमित्र ध्यान से देख बेटा। ऋषिता, डाउट है तो पूछो। आया तुम्हें समझ में कि अब भी समझ में नहीं आया? ठीक है, अब गलतियां मत करियो। इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। अब कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अच्छा।
अब एक चीज लिखो अपनी कॉपी में, फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फॉर क्लोज्ड सरफेसेस फ्लक्स एंटरिंग इज नेगेटिव। तो अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो नेगेटिव, एंड फ्लक्स एग्जिटिंग, और जो फ्लक्स एग्जिट कर रहा है उसको पॉजिटिव बोलेंगे। तो मान लो कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है वो नेगेटिव, और जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव। सपोज करो कि ये कोई क्लोज सरफेस एरिया है और आपको इस तरीके से दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दे रखी है, मान लो आपको इस तरीके से। तो मैं पूछूं कि बताओ इस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना है, तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना। क्या कन्वेंशन यूज करना है, जो फ्लक्स एंटर करता है वो नेगेटिव लेना, जो फ्लक्स एग्जिट कर रहा है वो पॉजिटिव लेना। तो यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा -2, यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, तो +3। तो आपका आंसर कितना आया, 1। तो ये कन्वेंशन आपको यूज करना है कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स एंटर करता है वो आपको नेगेटिव लेना है, जो भी फ्लक्स बाहर निकलता है वो आपको पॉजिटिव लेना है। ये कन्वेंशन तुम्हें याद रखना है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, तो फ्लक्स एंटरिंग अ क्लोज सरफेस इज नेगेटिव, फ्लक्स एग्जिटिंग द क्लोज सरफेस विल बी पॉजिटिव। और इसके साथ फिर हम आते हैं गॉस थ्योरम पे। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, अब तुम ध्यान से सुनना। तो गॉस थ्योरम ये बोलती है, तो गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, net electric flux through any closed surface will be equal to charge enclosed, will be equal to charge enclosed divided by एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम ये बोलती है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब होता है चार्ज इनसाइड, मतलब अगर कोई चार्ज अंदर है, और ऑन द सरफेस, या जो चार्ज सरफेस के ऊपर है, आपको दोनों लेने। तो चार्ज इनसाइड और ऑन द सरफेस, आपको दोनों चार्ज लेने। चार्ज एनक्लोज का मतलब है वो चार्ज जो सरफेस के अंदर है या सरफेस के ऊपर है। आप ऊपर वाला चार्ज गलती से भी मत छोड़ देना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आया तुम्हें समझ में? तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो इसका एक क्वेश्चन अभी तो मैं कराता हूं। सपोज करो कि ये एक क्लोज सरफेस है, मान लो ये एक और क्लोज सरफेस है। मान लो इस सरफेस का नाम है S1, इसका नाम है S2, और मान लो कि मेरे पास इतने चार्ज है। एक चार्ज Q यहां पड़ा हुआ है, एक 2Q यहां पड़ा हुआ है, एक -2Q यहां पड़ा हुआ है, एक 3Q यहां सरफेस से पड़ा हुआ है, एक Q यहां पड़ा हुआ है, एक 4Q यहां पड़ा हुआ है। मेरा क्वेश्चन है कि सरफेस 1 से कितना फ्लक्स होगा और सरफेस 2 से कितना फ्लक्स होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कितना चार्ज बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज का मतलब होता है जो चार्ज अंदर है या जो चार्ज सरफेस पे, दोनों मिला के। तो S1 के अंदर कितना चार्ज है, 2Q + Q, 3Q बाय एप्सिलॉन। और S2 की बात करें, ध्यान से देखो, S2 के अंदर -2Q + 2Q 0 हो गया, और Q, और इसको मत भूल जाना 3Q, तो ये हो जाएगा 4Q बाय एप्सिलॉन। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो।
प्लीज यार, कोई भी डाउट है तो पूछो। कि समझ में आ गया? नहीं सर, एक एग्जांपल और। एक और, एक सेकंड रुक जाना, एग्जांपल और देता हूं मैं। मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक स्फीयर है और ये एक और स्फीयर है। मान लो कि यहां पे चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, इसके सरफेस पे 2q पड़ा हुआ है, इसके सरफेस पे 3q पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये S1 है, ये S2 है। तो आपको बताना है कि फ्लक्स थ्रू S1 कितना होगा और फ्लक्स थ्रू S2 कितना होगा। सोचो, Q बीच में पड़ा हुआ है, 2q इसके सरफेस पे पड़ा हुआ है और 3q इसके सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि फ्लक्स थ्रू S1 कितना होगा और फ्लक्स थ्रू S2 कितना होगा। किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है ना, वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। चार्ज एनक्लोज का मतलब है जो अंदर है और जो सरफेस पे आपको दोनों गिनने हैं। तो ध्यान से देखो, अगर अपन S1 की बात करेंगे तो अंदर तो Q है, सरफेस पे 2Q है, तो ये कितना हो जाएगा 3Q/ε। और अगर हम S2 की बात करें तो अंदर तो Q और 2Q 3Q, सरफेस पे 3Q और है, तो ये कितना हो जाएगा 6Q/ε। तो ये इसके आंसर है। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको लिख लेना अपनी कॉपी में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज एनक्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स खाली उन्हीं चार्ज पे डिपेंड करता है जो एनक्लोज्ड है, बट electric field depends on all the charges. But electric field depends on all the charges. तो चाहे आपका चार्ज बाहर हो या अंदर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब पे डिपेंड करेगी, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स खाली किस पे डिपेंड करेगा, जो चार्ज एनक्लोज्ड है उस पर। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू न्यूक्लियस एंड एटम ऑफ नाइट्रोजन 1428। तो आपके पास एक नाइट्रोजन एटम है, N714, नाइट्रोजन 14, N714। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू न्यूक्लियस एंड एटम ऑफ नाइट्रोजन N714। तो आपके पास एक नाइट्रोजन एटम है, मान लो कि ये तो उसका न्यूक्लियस है और ये मान लो नाइट्रोजन एटम है पूरा। तो ये पूरा एटम की बाउंड्री है और ये आपके न्यूक्लियस की बाउंड्री है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, N714। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा और आपको बताना है कि एटम के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। नहीं देवांश, वापस दिमाग लगाओ, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। सर एटम तो जीरो ही आएगा। एटम का तो जीरो आएगा, करेक्ट है। एटम का तो जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो एटम का तो जीरो। और न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस का कितना आएगा, ध्यान से देखो, N714। तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन है, यहां बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज एटम का तो कोई कोई सही नहीं, कोई गलत सही किया आपने, पर न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है सोचो, 7 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है,
E होता है तो न्यूक्लियस के थ्रू कितना हो जाएगा 7E/ε0। समझ में आया कि डाउट है? तो न्यूक्लियस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज बंद होता है, जितने प्रोटॉन है उतना, तो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक एटम न्यूट्रल है तो एटम के अंदर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो आपका कितना हो गया, 0 हो गया। आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपके पास एक सिलेंडर है, और मान लो कि सिलेंडर का जो ये वाला साइड वाला एरिया है, ये आपको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, ये वाला, और मान लो इसकी जो लेंथ है वो आपको 10 मीटर दे रखी है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इस सिलेंडर के अंदर इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 100 N/Coulomb, और सर ये पीछे वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला? अब एक बार रुक जाओ। मान लो कि ये कोई सिलेंडर है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और 10 मीटर लेंथ है, और पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 50 N/Coulomb। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, फाइंड नेट फ्लक्स कॉमा चार्ज एनक्लोज्ड इन सिलेंडर। तो आपको बताना है कि सिलेंडर के अंदर नेट फ्लक्स कितना होगा और इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है। कैसे करोगे सोचो। लगाओ दिमाग सब, सोचो नेट फ्लक्स कितना होगा। देखो अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम एक बार समझना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। नेट फ्लक्स कैसे निकालते देखो, मान लो कि इस एरिया से फ्लक्स है φ1, मान लो लेटरल सरफेस एरिया से फ्लक्स है φ2, और तीसरे वाले एरिया से इससे फ्लक्स है φ3। तो देखो पहले अपन φ1 निकालते हैं। तो φ1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखो, E A cos थीटा। ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 50, एरिया कितना है 2, और ध्यान से देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। याद रखना अगर कोई क्लोज सरफेस होता है ना तो सारे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होते हैं। तो दोनों पैरेलल, तो cos 0 कितना हो गया 1, तो इससे कितना आ गया 100। अपन फ्लक्स नंबर 3 निकालते हैं। वापस फॉर्मूला लिखो, E A cos थीटा। तो E कितना है 100, एरिया कितना है 2, तो ये आ जाएगा 100 × 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, cos 0 वापस कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 200। और अब फ्लक्स नंबर 2, ध्यान से देखो आपका कहीं पे भी एरिया वेक्टर लो तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना है 90। और या फिर तुम अगर कंसेप्ट से देखो तो इस लेटरल सरफेस से तो कोई फ्लक्स है ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स तो या तो यहां से निकल रहा है यहां से निकल रहा है। तो फ्लक्स नंबर 2 कितना हो गया 0। तो आपका नेट फ्लक्स कितना आ गया 100 + 200 कितना हो गया 300। और नेट फ्लक्स कितना होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका चार्ज एनक्लोज कितना आ गया 300 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है आप तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। नहीं सर क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से देखो। बस तुम्हें याद क्या रखना है, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू चार्ज एनक्लोज कैसे निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, है ना। एक क्वेश्चन तुम और करो, फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूंगा, वो है जीना डायोड। तो मान लो कि ये क्लोज सरफेस है और इसमें 3 डायपोल पड़े, Q - Q, Q - Q, Q - Q, और मान लो कि सरफेस का नाम है S। तो आप मुझे बताओ कि इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा।
3 डायपोल पड़े, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, कितना होगा? 0। करेक्ट, क्योंकि जो नेट फ्लक्स क्या होता है, वो होता है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कितना चार्ज बन रहा है? Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया इसमें? C। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हुई अपनी आज किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, गॉस थ्योरम की। इसके आगे वाले टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करते जाएंगे। आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूं, वो है जीनर डायोड। तो बेसिकली जीनर डायोड होता क्या है? एक तो जीनर डायोड, और एक परसों वाले एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि फोटो डायोड का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो काफी लोगों ने उसे गलत किया था। देखो, है कुछ नहीं। फोटो डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, और फोटो डायोड पे लाइट क्या करती है? गिरती है। याद है, फोटो डायोड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो फोटो डायोड का ऐसा, और एलईडी आ जाए तो एलईडी से क्या होती है? लाइट निकलती है। ये तुम याद रखना, ठीक है? तो फोटो डायोड क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो एलईडी क्या करती है? लाइट को क्या करती है? एमिट करती है। तो अब जीनर डायोड होता क्या है? याद रखना, जीनर डायोड एक हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन है। मतलब इसमें डॉपिंग का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसको हम यूज करते हैं, यूज्ड इन रिवर्स बायस। कैसे यूज करते हैं? रिवर्स बायस में। और जीनर डायोड को सबसे खास बात पता है जीनर डायोड की क्या है? अब उसको ध्यान से तुम देखना कि जीनर डायोड में, एक सेकेंड ना, अरे यार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो मान लो कि ये आपका करंट है, ये आपका वोल्टेज है। जीनर डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या होता है? आपका जो डायोड होता है वो कंडक्ट करता ही नहीं है। तो जीनर थोड़ी देर तो कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर जैसे ही जीनर का ब्रेकडाउन होता है तो करंट अचानक बढ़ जाता है। लेकिन जीनर की खास बात यह है कि एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो यहां पे क्या हो जाता है? जीनर का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो एक बार ब्रेकडाउन हो गया, फिर जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये देखो, फिर आपका वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट। तो आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड, voltage across Zener diode will be constant. Voltage across Zener diode will be constant. तो एक बार जीनर का ब्रेकडाउन हो गया तो उसके बाद जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो जीनर के अक्रॉस मान लो आप एसी वोल्टेज भेजो और जीनर का ब्रेकडाउन हो गया, तो जीनर एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? ब्रेकडाउन होना जरूरी है। तो जीनर डायोड एक हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं रिवर्स बायस में। और जीनर की सबसे खास बात क्या है कि एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है फिर उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है। आप करंट कितना भी बढ़ा लो लेकिन वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड विल बी कांस्टेंट, है ना? एक और चीज एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि नॉर्मल जीनर में और पीएन में क्या फर्क है। एक बार लिख लो इसको। ठीक है, अब नॉर्मल जीनर और पीएन में क्या फर्क है? देखो, क्या नॉर्मल पीएन में, देखो पीएन में क्या होता है? पीएन में भी रिवर्स में करंट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, और ब्रेकडाउन के बाद ऐसा जाता है। मतलब उसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, स्लैंट होता है। पर जीनर के केस में क्या होता है? आपका ग्राफ एकदम स्ट्रेट हो जाता है ना? तो जीनर का यूज क्या है? जीनर को आप एसी टू डीसी में यूज कर सकते हो। तो लिखो अपनी कॉपी में, जीनर इज यूज्ड फॉर, जीनर डायोड यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। किस लिए यूज करते हैं? टू रेगुलेट वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन। क्योंकि मान लो कि तुम्हारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जीनर क्या करता है? आप जीनर का ब्रेकडाउन कर दो और जीनर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है ना? तो जीनर के अंदर कितना भी उटपटांग वोल्टेज जाए, मान लो जीनर के अंदर कितना भी उटपटांग वोल्टेज जाए, जीनर का आउटपुट क्या आता है? एकदम डीसी आता है। क्योंकि एक बार जीनर का ब्रेकडाउन हो गया तो उसके अक्रॉस वोल्टेज
कांस्टेंट हो जाता है। आया समझ में? रिवर्स बायस में, ठीक है। और इसकी सर्किट बना लो, कई बार एग्जाम में खाली सर्किट आती है। तो सपोज करो कि मैं यहां से इनपुट कर रहा हूं अनरेगुलेटेड वोल्टेज, अनरेगुलेटेड वोल्टेज, अनरेगुलेटेड मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दो और इस तरीके से हम लोग लगाते हैं जीनर। तो अगर मैंने जीनर का सिंबल नहीं बनाया तो आप जीनर का सिंबल बना लो, नेगेटिव पॉजिटिव। याद रखना जीनर को आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो। और मान लो कि यहां पे आपकी कोई लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, तो यहां पे आपका रेगुलेटेड वोल्टेज आता है, रेगुलेटेड वोल्टेज। तो जीनर क्या करता है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड में कन्वर्ट कर देता है। और जीनर का सिंबल ऐसा होता है, और जीनर को हम किस में यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ऋषिता यही खासियत है जीनर डायोड की, कि एक बार जीनर का ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो उससे कितना भी करंट बढ़ जाए, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाती है। यही जीनर की खास बात है। तो अनरेगुलेटेड वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेगुलेटेड वोल्टेज में। ठीक है। जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक, सपोज करो आपके पास एक 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और मान लो कि यहां पे आपके पास एक 10 ओम का रजिस्टर है, और मान लो कि यहां पे एक जीनर डायोड लगा हुआ है, ठीक है। और जीनर के पैरेलल में एक 10 ओम का रजिस्टर और लगा हुआ है, 10 ओम 10 ओम। और मान लो कि जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको 20 वोल्ट दे रखा है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस 10 ओम से कितना करंट होगा, तो कैसे पता करोगे? देखो एक बात याद रखना, मैं खुद बोल रहा हूं कि जीनर का ब्रेकडाउन हो चुका है। मैं क्या बोल रहा हूं, जीनर का ब्रेकडाउन क्या हो चुका है, जीनर का ब्रेकडाउन पहले से हो चुका है। और यहां पे जीनर का ब्रेकडाउन हुआ 20 वोल्ट पे, तो मतलब जीनर के अक्रॉस ऑफ पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। तो अगर ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और जीनर का ब्रेकडाउन हो गया, और जीनर के अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो याद रखना इस 10 ओम के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 20 वोल्ट का। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR। क्योंकि ये रेजिस्टेंस जीनर के पैरेलल में लगा है, तो जो वोल्टेज जीनर के अक्रॉस होगा वही इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो जीनर के अक्रॉस कितना है, 20, और I इंटू रजिस्टर के अक्रॉस 10, तो करंट कितना आएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, यही शॉर्टकट है कि एक बार जीनर का ब्रेकडाउन हो गया तो जो वोल्टेज जीनर के अक्रॉस होगा वही इधर रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा। तो आपका करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा तुम्हारा 2 एम्पियर। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि जीनर डायोड होता क्या है, उसको कैसे लगाते हैं रिवर्स बायस में, क्या काम होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का काम होता है, और किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है जीनर में तो पूछो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक शीट भेजूंगा जिसमें जीनर के क्वेश्चंस होंगे और तुम उनको ट्राई करना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप स्क्रीनशॉट भेजना, है ना। और एक मैं तुम्हें गॉस थ्योरम का और फ्लक्स का भेजूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपने कौन से टॉपिक्स है, एक है लीनियर चार्ज, एक कराऊंगा मैं सरफेस चार्ज, एक मैं तुम्हें पोलराइजेशन का बेसिक पढ़ाऊंगा। वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है पोलराइजेशन, उसके उसका एक पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मेनली अपन नेक्स्ट क्लास में 3 पार्ट करेंगे, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का एक पार्ट मेलस लॉ, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं तो ठीक है, चलो बाय यार।